अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ूलॉजी फोरम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सी एस एस ज़ूलॉजी का जो क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एंड दैट इज़ राइट मेजर रीजंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स सक्सेस ऑन लैंड। तो हमने आर्थ्रोपोड्स की जो रीज़न्स हैं कि वो लैंड पे किस तरह अपनी सक्सेसफुल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, तो उसको हमने उसकी मेजर रीजंस को राइट कर। जब भी आप क्वेश्चन राइट करते हैं ना, सबसे पहले हम आपने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं कि कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो हम वैसे तो बहुत सारी रीजंस हैं बट दे हाईलाइटेड कि मेजर रीजंस बताएं तो, और इसी के नंबर पे आप आर्थ्रोपोड सक्सेस ऑन लैंड। ठीक है, तो आपने मेजर रीजंस बतानी है और क्वेश्चन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है 10 मार्क्स की, तो आपने उसको माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैं उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को आपको बताऊंगी कि अगर ये 10 मार्क्स का आता है तो आपने किस तरह राइट करना है। अब हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे जो मेजर रीजंस है। बाकी जो दूसरी हैं ऑन द अदर हैंड 4-5 और भी हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या चीज़ राइट करेंगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं। आर्थ्रोपोड्स आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा एक लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, और इसके अंदर क्रेफिश, लोबस्टर्स, माइट्स, स्कॉर्पियंस, इंसेक्ट्स, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ज़ूलॉजिस्ट ने अब तक इसकी 1 मिलियन स्पीशीज़ जो है उसको डिस्क्राइब कर दिया है, बट दे थिंक कि अभी तक 50 टू अबाउट 55 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं आर्थ्रोपोड्स की, वो अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं, अनडिस्क्राइब्ड हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स को बाकी जो फाइलम्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका करैक्टर है दैट इज़ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होती है कि मेटामेरिज्म इज़ बेसिकली दिस सेगमेंट्स कि इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर में डिवाइड की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एनिलिड्स की बात करें तो आपको आर्थ्रोपोड्स की अर्थवर्म जो है उसकी इस तरह की कुछ डायग्राम याद हो, तो इस तरह के कुछ डायग्राम होती है आर्थ्रोपोड्स की। ठीक है, तो उनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड की होती है। तो इसी तरह बिल्कुल, ये तो हमने अर्थवर्म की बात की, तो इनकी भी इसी तरह बिल्कुल बॉडी जो है वो होती है। जैसे कि आप इंसेक्ट की एग्ज़ाम्पल ले लें तो उनकी भी इस तरह ही होती है बॉडी। ठीक है, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। उसके बाद जो हमने सेगमेंट्स की तो बात कर ली, लेकिन अगले नंबर पे है टैग्माटाइजेशन, कि ये जो सेगमेंट्स की हमने बात की कि इनकी बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड की होती है, तो अब हर सेगमेंट जो होता है वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक बी की बनाऊँ डायग्राम, बी ये इस तरह से कुछ उसकी डायग्राम होगी एक बी की। यहाँ पे उसके एंटीना होते हैं और यहाँ पे उसकी लेग्स, और यहाँ पे उसके साथ साथ विंग्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके हम, ये हेड रीजन है, ये इसका थोरैक्स का रीजन है, और ये लास्ट वन एब्डोमेन है। ठीक है, तो अब एक तो ये है सेगमेंटेड में डिवाइड किए हुए हैं। सेकेंड नंबर पे हेड रीजन का डिफरेंट फंक्शन है। थोरैक्स के देखें तो थोरैक्स में जो लेग्स हैं तो उनका डिफरेंट फंक्शन है, एब्डोमेन का डिफरेंट फंक्शन होगा। तो इस तरह हर सेगमेंट जो है वो एक तो डिवाइड किया हुआ है, और सेकेंड नंबर पे हर सेगमेंट का अपना अपना प्रॉपर स्पेशल फंक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड द टैग्माटाइजेशन। तो ये दो इनके हो गए करैक्टर्स। और थर्ड पे क्या है, दे हैव काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। इनके पास एक एक्सटर्नल स्केलेटन होता है जो कि इनकी बॉडी को सपोर्ट करता है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके अलावा इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसमें बहुत सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक अगर हम बात करें तो लेंस की, और उसके अलावा बहुत से ब्रिसल्स वगैरह होते हैं। तो ये इन्हें एक तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये काइटिनियस एक्सोस्केलेटन जो है ये इनका थर्ड वाला इनका करैक्टर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे जो है पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडिजेस, कि इनकी जो जॉइंटेड अपेंडिजेस है एक तो वो पेयर्ड हैं। मतलब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें क्या है कि इनके जो ये इनका हेड रीजन है, ये इनका थोरैक्स रीजन है, और ये लास्ट वन एब्डोमेन है। तो आप देखें एक तो ये जो है इनका, अगर हम हेड को फोकस करें तो इसमें ये एंटीना है, बड़े स्ट्रक्चर्स, तो ये एक तो पेयर्ड हैं इनके अपेंडिजेस। ठीक है, अपेंडिजेस कहते हैं जो कि बाहर निकले हुए, आपकी बॉडी से बाहर निकले हुए जो हिस्से होते हैं उनको अपेंडिजेस कहते हैं। तो लेग्स भी अपेंडिजेस कहेंगी, एंटीना भी
भी अपेंडेजेस में ही आएंगे। एक तो अपेंडेजेस जो हैं इनकी पेयर्ड हैं, ठीक है, एक तो पेयर्ड हैं, उसके साथ साथ ज्वाइंटेड हैं, मतलब वो बॉडी के साथ ही मिली हुई हैं। तो ये जो है ये एक तो पेयर्ड हैं और ज्वाइंटेड, ये भी आपको समझ आ गई, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे ग्रोथ इज कंबाइंड बाय एक्डाइसिस और मोल्टिंग। अब एक प्रोसेस होता है मोल्टिंग और एक्डाइसिस, आपको पहले ही पता होगा कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ये खुद जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, मतलब जो इनका एक्सोस्केलेटन है अगर ये उसी के अंदर ही रहें तो ये ग्रो नहीं कर सकते। तो इनको ग्रो करने के लिए अपना वो एक्सोस्केलेटन जो होता है उसको शेड करना पड़ता है डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो वो फिर उनकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है। तो ये इनका फोर्थ नंबर पे इनका जो है करैक्टर ये है, मोल्टिंग इनके अंदर होती है। और फिफ्थ नंबर पे दे हैव वेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है कि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम वेंट्रली प्रेजेंट है। एक तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये है इनका ब्रेन, तो यहाँ पे इनका जो नर्वस सिस्टम, ये इनका ब्रेन से यहाँ से एक नर्व कॉर्ड निकलती है, ये नर्व कॉर्ड है। तो इनका ये नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी के वेंट्रली टू बॉडी होता है, ठीक है, वेंट्रल जो है इनका नर्वस सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा द स्लोम जो बॉडी कैविटी होती है, इट इज़ रिड्यूस्ड टू कैविटीज़, जो कि स्लोम जो है वो डिफरेंट कैविटीज़ को सराउंड करता है, लाइक गोनेट्स को, लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पे दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, के इनके जो ब्लड है वो के अंदर ब्लड जो है डिफरेंट वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता, जबकि ब्लड जो है वो एज सिंपली जो है डायरेक्टली जो है वो डिफरेंट टिश्यूज़ को, डिफरेंट सेल्स को बात करता है डायरेक्टली ही, ठीक है। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और लास्ट पे है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि इनका जो मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि इनकी बेसिकली इट इज़ अ चेंज ऑफ द शेप, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि लार्वा जो होता है ना वो अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि लार्वा और जो अडल्ट हैं इनकी लार्वा स्टेज और अडल्ट स्टेज जो होती हैं इनके आपस में जो फीडिंग हैबिट्स हैं ये डिफरेंट जहाँ पे वो रहते हैं वो सारी मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से, तो ये इनके अंदर एक डिफरेंस होता है। तो इस तरह इनकी जो फीडिंग हैबिट्स भी डिफरेंट होगी तो इनके जो होती कंपटीशन इनके जो आपस में होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इट मेटामॉर्फोसिस इट इज़ तो ये इनके दौरान जो है ये कंपटीशन को कम कर देता है। नेक्स्ट नंबर पे दैट इज़ इनके पास ना फोर इनके 5 सब फाइलम्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स के। सबसे पहले ट्राइलोबिटोमॉर्फा, चैलिसीरेटा, सब फाइलम माइयापोडा एंड सब फाइलम हेक्सापोडा एंड द लास्ट वन इज़ क्रस्टेशिया। इन सब में से जो सबसे पहला है ना ट्राइलोबिटोमॉर्फा, तो ट्राइलोबिटोमॉर्फा जो है इसमें जो मेंबर्स आ जाते हैं वो इसके सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बाकी जो सारे हैं वो लिविंग हैं अभी तक, लेकिन इसमें जो आते हैं वो अभी तक वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं मोनोफाइलेटिक टैक्सोन। मोनोफाइलेटिक का मतलब होता है दोज विच हैव सिंगल इंसिस्टर, विच बिलोंग टू सिंगल इंसिस्टर। तो मोनोफाइलेटिक तो हैं लेकिन किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, प्रोटोस्टोम से। प्रोटोस्टोम और ड्यूटियोस्टोम आपको पता है दो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। और प्रोटोस्टोम जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो ब्लास्टोपोर है ना वो डायरेक्टली डिवेलप करता है माउथ, तो ब्लास्टोपोर माउथ डेवलप करता है। और डिट्रियोस्टोम्स के अंदर ब्लास्टोपोर से एनस बनता है। तो दैट बिलोंग प्रोटोस्टोम क्लेड एक्डाइसोजोआ। एक्डाइसोजोआ एक ग्रुप है, तो प्रोटोस्टोम क्लेड एक्डाइसोजोआ से ये बिलोंग करते हैं और ये है सिंगल इंसिस्टर से बिलोंग करते हैं। और दे आर रिलेटेड टू नीमाटोड्स, निमेटोमॉर्फा एंड किनोर्चिया, इन सब से रिलेट करते हैं, इनके रिलेटिव्स हैं ये, मतलब ये सारे भी जो हैं ये क्लेड जो है टाइसोजोआ उसी से बिलोंग करते हैं और ये सारे भी प्रोटोस्टोम्स हैं। और अदर्स दूसरे इनमें कौन से आएंगे, लाइक एनालिड्स जो हैं उनसे बिलोंग करते हैं। अब सिनेपोमॉर्फीज जो होती हैं इस क्लेड जो है डाइसोजोआ के लिए, सिनेपोमॉर्फीज का मतलब होता है कि कौन से ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनको आपस में एक दूसरे से मतलब रिलेट करते हैं, जो कि ये सारे रिलेट करते हैं, सिनेपोमॉर्फीज वो होंगे सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनके पास सबके पास क्यूटिकल होती है, मतलब एक्सोस्केलेटन होता है और इनके पास कोई सीलिया नहीं होती, इनकी एपिडर्मिस जो होती है उसके ऊपर कोई सीलिया नहीं होते और इनके अंदर सेम ही करैक्टर सेम ही प्रोसेस मौजूद है, दैट इज़ एक्डाइसिस। क्यूटिकल को शेड करके ग्रो करते हैं, एक्डाइसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद इनके पास जो एक्टाइसिस हुआ है ना ये बड़ा फाइला है, तो इसके अंदर टू स्मॉलर फाइला होते हैं, ओनिकोफोरा एंड टार्डिग्रेडा।
ये जो है ये सिस्टर ग्रुप्स हैं विद आर्थ्रोपोड्स के, मतलब बहुत ज़्यादा इनका आपस में रिलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं आपस में। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर आर्थ्रोपोड्स सक्सेस। वैसे तो बहुत सारी रीजंस हैं, बट हेयर वी विल डिस्कस ओनली 3 रीजंस, बिकॉज यही 3 हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेजर रीजंस कंसीडर किए जाते हैं आर्थ्रोपोड के सक्सेस के पीछे। बाकी जो है वो माइनर रीजंस की जाती हैं। लेकिन अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो फिर हम इसको वो उन सारी रीजंस को भी जो है डिटेल में डिस्कस करते, लेकिन फिर भी उसको उनको एंड पे मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। लेकिन इसको हम इन 3 रीजंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेटामेरिज्म एंड टेग्माटाइजेशन, एक्सोस्केलेटन, एंड लास्ट वन इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामेरिज्म एंड टेग्माटाइजेशन। मेटामेरिज्म का मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया है, मेटामेरिज्म इज़ बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इनटू सेगमेंट्स। को इनकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड की होती है। लाइक ये पहले बताया कि ये इनका हेड रीजन है, ये इनका थॉरिक्स है, और लास्ट वन है एब्डोमेन। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इनकी बॉडी के जिसमें ये अरेंज किए हुए हैं। तो अब ये जो हर सेगमेंट होता है ना, इसको मेटामर कहते हैं। मतलब ये एब्डोमेन है तो हम इसको कहेंगे ये एक मेटामर है, सेकंड मेटामर और थर्ड मेटामर। तो ये डिफरेंट मेटामर्स हैं, और इस तरह की जो बॉडीज़ होती हैं जो कि मेटामेरिज्म शो करती हैं, दे आर कॉल्ड द मेटामेरिक बॉडीज़। तो मेटामर्स और मेटामेरिक बॉडीज़। अब इनकी जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड्स की, ये डिफरेंट सेगमेंट्स पे कंसिस्ट करती है, और हर सेगमेंट जो होता है वो डिफरेंट पेयर ऑफ अपेंडेजेस उसके पास होती हैं। लाइक अगर हम हेड की बात करें तो एंटीना होते हैं, अगर हम थॉरेक्स की बात करें तो उसके पास विंग्स होते हैं, उसके पास लेग्स होते हैं। तो इनके पास सेगमेंट्स के पास हर सेगमेंट के पास डिफरेंट अपेंडेजेस होती हैं। और दे हैव एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल और सेकेंड वन इज़ इंटरनल। लेकिन आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर एक्सटर्नल मेटामेरिज्म होती है। एक्सटर्नल मेटामेरिज्म क्या होती है कि इनकी बॉडी जो होती है ना, इनकी जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मेटामेरिज्म शो नहीं करते, मतलब वो डिवाइड नहीं किए होते। अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड एनिलिड्स की बात करें, और यहाँ पे मैं अर्थवर्म की बात करूँ, ठीक है, तो उनके अंदर क्या है मेटामेरिज्म। किनकी ये जो मतलब इनर साइड पे भी ये शो करेंगे मेटामेरिज्म, कि एक जो मेटामर है ना एनिलिड्स का, अर्थवर्म्स का, ये सारे एक मेटामर, हर मेटामर के पास उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम वो सेपरेट होगा। तो हर मेटामेरिक जो है मेटामर जो है वो इंटरनल मेटामेरिज्म भी शो करेगा और एक्सटर्नल मेटामेरिज्म भी शो करेगा। लेकिन आर्थ्रोपोड्स के पास सिर्फ एक्सटर्नल मेटामेरिज्म शो करते हैं। अब इंटरनल मेटामेरिज्म की ज़रूरत ये भी होती है कि उन्हें ना हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन वे वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन एनिलिड्स को। लेकिन क्योंकि आर्थ्रोपोड्स के पास ये ज़रूरत नहीं होती इसकी, इसलिए क्योंकि उनके पास पहले ही एक्सोस्केलेटन मौजूद है जो कि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, तो इसलिए इंटरनल मेटामेरिज्म की ज़रूरत ही नहीं होती। उसके बाद इनके पास इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म होती है। आगे फिर फर्दर मेटामेरिज्म के और टाइप्स हैं, कि एक होगी इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म और दूसरी होगी कंप्लीट मेटामेरिज्म। इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म जैसे कि आप देखें कि इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म जो है कि इनके सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर मेटामेरिज्म नहीं होती, कि सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं किए होते, और ना ही सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो आपस में सिमिलर जैसे कि अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो इसमें सिमिलर हैं, सारे बिल्कुल सेम है। मतलब उनकी वो जो है ना आप कह लें कि वो बिल्कुल सिमिलर सेगमेंट्स में डिवाइड किए हुए हैं। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड इंसेक्ट को देखें तो इनके अंदर क्या है कि सिमिलर नहीं है, एक छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो इस तरह का ये शो करते हैं सेगमेंट्स को, तो ये इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म शो करते हैं। आर्थ्रोपोड्स के लिए कहा जाता है कि ये अपनी कंप्लीट मेटामेरिज्म शो करते हैं एट द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, लेकिन जब ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो होता है या फिर फर्दर अडल्ट स्टेजेस में ये इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म जो है वो शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं टैग्माटाइजेशन के बारे में। टैग्माटाइजेशन क्या है कि टैग्माटाइजेशन अब जो फर्दर, मैंने पहले भी बताया कि अब जो फर्दर हो गए थे, कि अब वो फर्दर जो है वो सेगमेंट्स तो डिवाइड हो गए थे, अब वो हर सेगमेंट जो अपना फंक्शन भी सेपरेट से परफॉर्म करेगा। जैसे कि मेटामेरिज्म प्रोड्यूस स्पेशलाइजेशन इन द रीजन ऑफ द बॉडी फॉर स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड द टैग्माटाइजेशन। अब देखें जैसे कि यहाँ पे इंसेक्ट को देख लें, इसमें क्या था कि
कि इसके जो हेड रीजन है इसके पास एंटीना, डिफरेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये सेंसरी परसेप्शन का काम करेगा। थॉरिक्स के पास क्या है, लेग्स हैं और विंग्स है, तो ये फ्लाइट और लोकोमोशन का काम करेगा। और ये जो एब्डोमेन है इस रीजन के पास विजुअल ऑर्गन्स होते हैं, तो ये विजुअल फंक्शंस लाइक हार्ट, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स हैं, तो ये विजुअल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। अब जिस तरह हर सेगमेंट को मेटामर कहा जाता था, तो यहाँ पे हर सेगमेंट जो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा सेपरेट से, तो उसको टैगमेटा कहेंगे। तो इस तरह हर टैगमेटा जो है वो अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। कुछ लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं, कुछ परसेप्शन, कुछ विजुअल फंक्शंस। ठीक है, तो सेपरेटली ये सारे अपने काम करते हैं। और ये कहा जाता है बेसिकली ये कहा जाता है कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं इन्होंने मेटामेरिज्म जो है वो इनहेरिट किया फ्रॉम द एनिलिड्स। अकॉर्डिंग टू विल्सन रूल ऑफ सीरियल होमोलॉजी, इसके मुताबिक कि जो है आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो अपना फीचर जो है, जो कि टैगमेटाइजेशन का है, जो कि बॉडी ऑर्गन्स की स्पेशलाइजेशन है, और उनकी विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस भी जो स्पेशलाइजेशन है वो इस फीचर को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनकी जैसे कि हमने बात की कि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी डिफरेंट जो सेगमेंट्स में डिवाइड की होती है। उसके अलावा ये टैगमेटाइजेशन भी शो करते हैं, लाइक हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन इन इंसेक्ट्स। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये भी बताया कि इनके पास डिफरेंट अपेंडेजेस होती हैं, लाइक माउथ पार्ट्स के लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग और विंग्स, ये सारी होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं और टैगमेटाइजेशन को शो करती हैं। अब इस टैगमेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनके अंदर रैपिड एवोल्यूशन हुई है और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई की हैं। इनकी बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट स्पीशीज़ में वो ओरिजिनेट किए हैं। बेसिकली इस टैगमेटाइजेशन की वजह से, इस जो है वो स्पेशलाइजेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किए हैं। तो ये एक टैगमेटाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है इन द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो अब बात करते हैं सेकेंड मेजर रीज़न के बारे में, दैट इज़ द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, इट इज़ बेसिकली द एक्सटर्नल जॉइंटेड स्केलेटन विच इज़ प्रेजेंट एक्सटर्नल टू देयर बॉडी। और सेकेंड नंबर पे ये इससे पूरी उनकी बॉडी को इनक्लोज किया होता है, सारी बॉडी उससे सराउंड की होती है एक्सोस्केलेटन ने। एक्सोस्केलेटन जो है ये एक मेजर रीज़न है आर्थ्रोपोड के सक्सेस के पीछे, और ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। लाइक सबसे पहले एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन्हें, और सेकेंड नंबर पे ये इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डिफरेंट हार्श इन्वायरमेंट से। उसके अलावा ये प्रोवाइड द इम्परमिएबल सर्फेसिज ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। और लास्ट नंबर पे इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ लेवर्स, इट प्रोवाइड्स द रिजेस और बार्स बनाता है ताकि वहाँ पे मसल्स अटैच कर सकें और मूवमेंट जो है वो कर सकें। द एक्सोस्केलेटन जो होता है वो आर्थ्रोपोड के अंदर इसने उनकी पूरी बॉडी को कवर किया होता है। और इसकी एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है विच इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। अब एपिडर्मस का अगर हम एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर देखें, ये है आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन। इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले लास्ट पे आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद है हाइपोडर्मस इज़ आल्सो कॉल्ड एपिडर्मस यहाँ पे इसको इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि एपिडर्मस जो होती है वो बाहर के एनवायरनमेंट को सराउंड करती है। अगर ये एपिडर्मस है तो बाहर के एनवायरनमेंट को सराउंड करती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एपिडर्मस ने एक्सोस्केलेटन को सेक्रीट करती है। इस एपिडर्मस से एक्सोस्केलेटन को सेक्रीट किया है, तो ये एपिडर्मस यहाँ पे हाइपोडर्मस कहलाएगी। तो ये हाइपोडर्मस जो है, ये एपिडर्मस जो है, ये इस पूरे एक्सोस्केलेटन को सिक्रीट करती है जिसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। स्केलेटन की जो है वो टोटल 2 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले एपिक्यूटिकल एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड द प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन एंड इट इज़ ये इम्परमिएबल होती है, हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। तो ये इसका एपिक्यूटिकल का काम होता है विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद सेकेंड अगले नंबर पर आ जाती है प्रोक्यूटिकल विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन विच इज़ काइटिन इज़ अ टफ लेदरी पॉलीसेकेराइड। उसके अलावा डिफरेंट प्रोटीन्स का बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है प्रोक्यूटिकल। अब प्रोक्यूटिकल जो है ये इट इज़ लेस हार्डन पोर्शन होता है जो है ये एपिक्यूटिकल, ये तो हार्डन होती है, लेकिन जो लेस हार्डन पोर्शन होती है प्रोक्यूटिकल, तो इसको हार्ड किया जाता है बाय द इम्प्रीजनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
जो प्रो क्यूटिकल है इट इज़ हार्डन बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और या फिर सेकेंड नंबर पे बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्लेरोटाइजेशन। अब सेक्लेरोटाइजेशन क्या है कि ये एक टैनिंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या होता है कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं वो आपस में इंटरलिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड दे इंटरलिंक विच ईदर ईच अदर, क्रॉस लिंक विद ईच अदर। इस तरह ये एक जो सरफेस होती है या फिर कोई भी लेयर होती है उसको हार्डन और डार्कन कर देती हैं। तो ये हार्डनिंग और डार्कनिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन में इन्वॉल्व होती हैं। तो इनसे अगर हम इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है कि ये जो हार्डनिंग होती है ये अकर करती है इन द आउटर पोर्शन जो होता है प्रोक्यूटिकल का उसके अंदर, लेकिन जो क्रस्टेशियंस हैं उनके अंदर यही हार्डनिंग अकर करती है इन द मिडल लेयर ऑफ जो प्रोक्यूटिकल है उसके अंदर अकर करती हैं। ठीक है, उसके अलावा अब ये जो प्रोटीन्स हैं एक तो हार्डनिंग प्रोवाइड करती हैं, जो स्क्लेरोटाइजेशन के लिए जो प्रोटीन्स होंगी एक तो हार्डनिंग प्रोवाइड करेंगी, डार्कनिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, और थर्ड नंबर पे ये रेजिलेंसी प्रोवाइड करती है। रेजिलेंसी का मतलब होता है कि थोड़ी लचक, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती हैं ताकि जो है वो मूवमेंट भी की जा सके। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट इसकी ये दो लेयर्स थी। उसके बाद अब मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन के बारे में बात करते हैं कि एक्सोस्केलेटन जो है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर मॉडिफाई किया होता है, जो कि सबसे पहला है इट फॉर्म्स अ फार्म रिजेस एंड बार्स। यहाँ पे मसल्स आके अटैच करते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे आके मसल्स अटैच करते हैं। सेकेंड नंबर पे इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। एक और मेम्ब्रेन होती है जो है उसको आर्टिकुलर मेम्ब्रेन करती हैं जो कि फ्लेक्सिबल होती है, वहाँ पे होती है जहाँ पे जो है प्रोक्यूटिकल लेस हार्डन्ड होती है या थिन होती है तो वहाँ पे होती है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स में जो है वो हेल्प करती है, ये फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स करवाती हैं। और अगले नंबर पे थर्ड नंबर पे जो है मॉडिफिकेशन जो है एक्सोस्केलेटन मॉडिफाई क्या होता है इन दी सेंसरी रिसेप्टर्स की फॉर्म में। सेंसरी रिसेप्टर जो हैं ये एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड द सेंसिला, और ये पैग्स की फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ब्रिसल्स की फॉर्म में कांटे की तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या फिर लेंस की फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सोस्केलेटन के अंदर मौजूद होते हैं। एक्सोस्केलेटन इसमें मॉडिफाई हुआ होता है। और लास्ट पे है कि ये परमिट करता है, परमिशन देता है गैस एक्सचेंज की, डिफरेंट गैसेस जो होती हैं वो थ्रू द एक्सोस्केलेटन जो है वो जो है एक्सचेंज हो सकती हैं। तो ये टोटल 4 मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन के बारे में हमने बात की। आपको पता है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, या जिन एनिमल्स के पास, इनवर्टिब्रेट्स के पास एक्सोस्केलेटन होता है कि वो ग्रो नहीं कर सकते, तो उनके ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि प्रोसेस होता है ताकि वो अपना एक्सोस्केलेटन शेड करते हैं और इस तरह फिर वो ग्रो करते हैं। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द एक्डाइसिस, और इस प्रोसेस को मोल्टिंग भी कहा जाता है। तो जिसमें क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन जो है वो शेड करते हैं एनिमल्स और फिर अब वो ग्रो करते हैं। तो इस अगर एक्डाइसिस का प्रोसेस ना हो और एक्सोस्केलेटन जो है वो शेड ना करें एनिमल्स तो वो फिर ग्रो नहीं कर सकते। तो इसलिए शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए। इसमें टोटल 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके ज़रिए वो जो है वो शेडिंग होती है एक्सोस्केलेटन की। शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन जिसके ज़रिए होती है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि एंजाइम जो होते हैं वो डिफरेंट हाइपोडर्मल ग्लैंड से सेक्रेट किए करते हैं, जो कि किए जाते हैं, जो कि डाइजेस्ट करते हैं ओल्ड प्रोक्यूटिकल का। सबसे पहला स्टेप आपने देखे ये है। इसमें ये जो हाइपोडर्मस है ना इसके अंदर मौजूद होते हैं हाइपोडर्मल ग्लैंड्स, जो कि क्या करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं कि ये ओल्ड प्रोक्यूटिकल है ना, ये ओल्ड प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल है, ये इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब डाइजेशन इसकी स्टार्ट होगी तो ये पहला स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि दूसरी नई न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल जो है इसको सेक्रेट किया जाता है। सो न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल आर सेक्रेटेड, तो ये सेकेंड पॉइंट था। इसमें क्या होता है कि मोल्टिंग जेल जो होती है वो सेक्रेट की जाती है, जो कि क्या करना स्टार्ट कर देती है कि वो कि डिज़ोल्व करती है बेसिकली, जो कि डिज़ोल्व करती है इस जो है ओल्ड प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल को। ये बेसिकली दरमियान में होती है, जहाँ पे आप देखें तो ये दरमियान में है, बिल्कुल न्यू एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल के दरमियान में है। न्यू एपिक्यूटिकल प्रोक्यूटिकल और उधर से ओल्ड एपिक्यूटिकल प्रोक्यूटिकल के दरमियान में आई है। ठीक है, तो ये दरमियान वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो उस ओल्ड को डिज़ोल्व करेगा और इस तरह न्यू जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे न्यू एपिक्यूटिकल प्रोक्यूटिकल सेक्रेट किया जाते हैं। थर्ड नंबर पे कि जो है वो ओल्ड एक्सोस्केलेटन जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है। अब स्प्लिट कैसे करता है कि एनिमल जो है वो एयर को या फिर वाटर की इनटेक करता है, कि मतलब वो स्वेलो करता है एयर और वाटर को, और इस तरह डिफरेंट लाइंस होती हैं, पहले ही प्री डिटरमाइंड की होती हैं, डाइसल लाइंस होती हैं,
प्री डिटरमाइंड लाइंस होती हैं जहाँ से वो एक्सोस्केलेटन जो है वो स्प्लिट कर जाता है और इस तरह ओल्ड एक्सोस्केलेटन जो होता है वो टूट जाता है। फोर्थ नंबर पे एक जो न्यू एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल बने थे उनकी स्क्लेरोटाइजेशन होती है, उनकी जो है वो हार्डनिंग होती है। तो स्क्लेरोटाइजेशन होती है, आपको पता है स्क्लेरोटाइजेशन होती है। तो थर्ड नंबर पे हमने कहा था कि उसकी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और फोर्थ नंबर पे उसकी स्क्लेरोटाइजेशन होगी और स्क्लेरोटाइजेशन के नतीजे में क्या होगा, या फिर थ्रू द इम्प्रीजनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो क्या होगा कि वो हार्डनिंग हो जाएगी प्रोक्यूटिकल की। और अब एक बात है कि जब तक वो हार्डन नहीं करता ना उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, तो तब तक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो छुपे रहते हैं, किसी भी जगह पे हिडन रहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रीडेटर से उस वक्त तक बहुत ख़तरा होता है, क्योंकि पास उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, उन्हें जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर है वही नहीं है उनके पास। इसलिए वो उस टाइम तक, जब तक वो हार्डनिंग का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता और वो वापस से वैसे ही अपने ओल्ड एक्सोस्केलेटन की तरह नहीं हो जाता, तो वो तब तक हिडन रहते हैं और बाहर नहीं निकलते। इस सारे प्रोसेस को डिफरेंट एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। तो अब हम उन हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे कंट्रोल ऑफ एक्डाइसिस और मोल्टिंग जो है उसका क्रस्टेशियंस के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे और उसकी जो है ये वाली हम डायग्राम बेसिकली करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस भी हो सकता है और इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है। तो वो आता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करता है कि ये इनिबिट करता है, जो कि इनिबिट करता है मोल्ट इनिबिटिंग हार्मोन को विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द एक्स ऑर्गन। अब जो है इसके पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और जो है क्रस्टेशियंस हैं इनके आई स्टॉक के अंदर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, एक है वाया ऑर्गन और दूसरा है वाई ऑर्गन और दूसरा है एक्स ऑर्गन। अब वाई ऑर्गन क्या करता है कि वाई ऑर्गन एक्स ऑर्गन इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मोल्ट इनिबिटिंग हार्मोन, तो मोल्ट इनिबिटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जबकि एक्स ऑर्गन जो है ये एक्टाइसन हार्मोन को की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। एक्टाइसन हार्मोन तब क्या करेगा कि तो जैसे ही इसके पास आता है कि सेंट्रल नर्वस एप्रोप्रिएट स्टिमुलस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक्स ऑर्गन को इनहिबिट करता है कि तुम अपना जो मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन है उसको प्रोड्यूस ना करो। जब उसकी मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है, तो वो जो है हाँ, जब उसकी ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो फिर वाई ऑर्गन जो है ये प्रोड्यूस करता है एक्टाइसन हार्मोन विच इज़ अ मोल्टिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। तो वो इसको इस तरह मोल्टिंग जो है वो का प्रोसेस जो है वो क्रस्टेशियंस के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले स्टिमुलस आता है जो है वो स्टिमुलस आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, जो कि एक्स ऑर्गन को इनिबिट करता है। फिर वाई ऑर्गन एक्टाइसन हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है और मोल्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये था अबाउट द मोल्डिंग जो है वो क्रस्टेशियंस के अंदर कैसे होती है। सेकंड नंबर पे जो मोल्डिंग है इंसेक्ट्स के अंदर वो कैसे होती है, तो उसके लिए ये फ्लो डायग्राम है। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलस आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जब स्टिमुलस आता है मोल्टिंग के लिए, तो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो होती हैं जो कि ब्रेन के हैं वो डाइसियोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स ऑफ ब्रेन जो हैं उनके पास स्टिमुलस आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास स्टिमुलस आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो हैं ब्रेन के, उनको कहता है कि आप जो एक डाइसोट्रोपिन हार्मोन जो है इसको प्रोड्यूस करें। तो एक डाइसोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि कॉर्पोरा कार्डिशिया जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स ही होते हैं डिफरेंट, तो वो क्या करते हैं वो थ्रैकोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। थ्रैकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को, जो कि एक्टाइसन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और इस तरह मोल्टिंग जो है वो इनिशिएट कर देती है। तो डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स जो हैं ब्रेन को कहता है कि वो एक्टाइसियोट्रोपिन हार्मोन, फिर वो एक्टाइसियोट्रोपिन जो है हार्मोन जो है वो कॉर्पोरा कार्डिशिया के पास से आता है और वो थ्रैकोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थ्रैकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को और वो एक्टाइसन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है विच इज़ अ मोल्टिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में हमने बात की कि जो कि डिफरेंट इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस के अंदर मोल्टिंग जो है वो कैसे होती है, क्या कौन से हार्मोन्स जो है वो कौन से हार्मोन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अब लास्ट जो मेजर रीज़न है दैट इज़ द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है कि इट इज़ अ चेंज ऑफ शेप, कि लार्वा जो है इसमें अडल्ट में कन्वर्ट होता है। लार्वा चेंजेस इनटू अडल्ट स्टेज।
इसमें जो है इसमें इट इज़ बेसिकली फॉर द रिडक्शन ऑफ कंपटीशन बिटवीन द अडल्ट्स एंड इमेच्योर स्टेजेस। क्यों? क्योंकि एक देखें, अगर आप इस एग्जांपल को लें कि लार्वा जो है वो डिफरेंट चीज़ों को खाता है, अडल्ट जो है वो, अगर लार्वा हर्बीवोरस है, अडल्ट जो है वो कार्निवोरस है, तो इस तरह इन दोनों के जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो डिफरेंट है। इन दोनों के दरमियान आपस में फीडिंग के लिए जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ है मेटामॉर्फोसिस। तो ये फ़ायदा है मेटामॉर्फोसिस का। मेटामॉर्फोसिस इट इज़ अ रेडिकल चेंज इन द बॉडी फॉर्म एंड फिजियोलॉजी एज एन इमेच्योर स्टेज के कॉल्ड अ लार्वा विच बिकम्स एन अडल्ट। कि जो चेंज होता है एक तो बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अलावा जो फिजियोलॉजी उसके फंक्शंस के अंदर जो चेंजिंग आती है जो है लार्वा और अडल्ट के अंदर। जो लार्वा की फिजियोलॉजी उसकी बॉडी फॉर्म डिफरेंट होती है, जो कि बाद में अडल्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन अडल्ट की फिजियोलॉजी और बॉडी फॉर्म लार्वा से डिफरेंट होती है। तो दैट इज़ चेंज ऑफ बॉडी फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस जो होती है एवोल्यूशन जो है आर्थ्रोपोड्स की, इट इज़ बेसिकली ड्यू टू, ये ज़्यादा एवोल्यूशन आर्थ्रोपोड्स क्यों हुई हैं? क्योंकि बॉडी फॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ज कर गई हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी फॉर्म्स आ गई हैं एनिमल्स की, उनके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनके हैबिटेट्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कि अडल्ट स्टेज जो है और इमेच्योर स्टेज जो है, इनके आपस में जो बॉडी फॉर्म्स हैं, इनके हैबिटेट्स हैं, इनके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, विच इज़ अ मेन रीज़न ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड विच इज़ रीज़न बिहाइंड द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स ऑन लैंड। सबसे पहले एक एग्जांपल है, एग्जांपल इज़ अडल्ट क्रैब्स। कि जो अडल्ट क्रैब्स हैं ये जो है ये जो खुद रहते हैं ना, ये मैराइन हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। और करते हैं कि ये मैराइन हैबिटेट्स जो होते हैं वहाँ पे सी वगैरह के अंदर, ये उसकी सैंड में किसी जिंदा प्रे को खाते हैं या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। जबकि लार्वल जो इनके लार्वा होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो प्लांक्टन फीडर्स होते हैं। डिफरेंट प्लांक्टन जो तैर रहे होते हैं ना उनको खाते हैं। दैट कैन बी जू प्लांक्टन्स और फाइटो प्लांक्टन्स, उनको वो खाते हैं। उसके बाद इन सेकेंड एग्जाम्पल इस कैटरपिलर जो है वो जो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। तो कैटरपिलर जो है ये लीफ के ऊपर फीड करता है, जबकि जो बटरफ्लाई होती है वो नेक्टर फीडिंग होती है, जो कि कैटरपिलर जो है वो बाद में बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो लार्वा और अडल्ट स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं इनकी फीडिंग हैबिट्स के अंदर, बिहेवियर के अंदर, हैबिटेट्स के अंदर। तो इस तरह इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। हैविंग डिफरेंट अडल्ट एंड इमेच्योर स्टेजेस मीन्स दे डू नॉट कम्पीट फॉर ईच अदर फॉर फूड एंड लिविंग स्पेस। जो कि पहले भी बात की है कि अगर वो डिफरेंट स्टेजेस होंगी, उनकी अडल्ट और इमेच्योर स्टेजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपस में कम्पीट नहीं करेंगी, उनका कंपटीशन नहीं होगा इधर फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो आपस में कम्पीट नहीं करेंगी। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो लास्ट और उसके अलावा जो 3 मेजर रीज़न्स थी वो तो हमने डिस्कस कर ली, और इसमें आपका 10 मार्क्स जो है वो कवर हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप फर्दर और भी रीज़न्स जो हैं उनको जानना चाहते हैं, या फिर उसके अलावा आप क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा आ जाता है तो उस हिसाब से भी आप कवर करना चाहते हैं, तो ये 4 फर्दर रीज़न्स हैं। सबसे पहले रीज़न है स्मॉल बॉडी साइज़। अब देखिए कि स्मॉल बॉडी साइज़ की आर्थ्रोपोड्स को डिफरेंट एडवांटेजेस हुए। सबसे पहले एडवांटेज था कि वो प्रीडेटर से वो एस्केप करने में उन्हें हेल्प करता था। एक तो वो प्रीडेटर से एस्केप कर सकते थे। सेकेंड नंबर पे उनका एक्सोस्केलेटन जो था वो थिन हो जाता था, मतलब जितने वो छोटे होंगे उतना उनका एक्सोस्केलेटन जो होगा वो थिन होगा, तो थिन। थर्ड नंबर पे स्मॉल बॉडी साइज़ जो था वो उसके अलावा उसके लिए उन्हें मिनिमल जो फूड थी, न्यूट्रिशन जो थी वो मिनिमल चाहिए होती थी, मतलब बहुत थोड़ी न्यूट्रिशन जो थी वो उन्हें उसकी ज़रूरत होती थी। तो ये डिफरेंट स्मॉल बॉडी साइज़ के जो है एडवांटेजेस वो हो गया। उसके बाद अगले नंबर पे है कि अडेप्टेशंस टू एवरी इन्वायरमेंट, के ये जो थे ये हर इन्वायरमेंट जो था डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए अडेप्ट के लिहाज से ये ये अडेप्ट कर सकते थे। अब देखिए कि अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की, कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल था, स्मॉल बॉडी साइज़ है, या इनके अंदर फ्लाइट की एबिलिटी है, तो इन अडेप्टेशंस को अगर हम देखें तो क्या है कि ये हर इन्वायरमेंट के साथ, बेशक वो जितना कोई हार्श इन्वायरमेंट हो उसके हिसाब से ख़ुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, ख़ुद को अडेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इन्होंने तकरीबन 400 मिलियन ईयर्स जो हैं ईयर्स तक इन्होंने डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट हार्श इन्वायरमेंट को या डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंजेस जो थे उनको इन्होंने बेयर किया, लाइक इवेपोरेशन ऑफ सीज या माउंटेन फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस, तो इन सबको इन्होंने देखा, उन सबको बेयर किया। उसके अलावा अगर हम अडेप्टिबिलिटी की बात करें ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के इन्वायरमेंट में अडेप्टिबिलिटी एग्जाम्पल है कि किस तरह इन्होंने खुद के अंदर अडेप्टेशन की, किस तरह इन्होंने
रेजिस्टेंसली। तो रेजिस्टेंस टू DDT, रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड्स, हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स कैसे, इंसेक्टिसाइड्स के सबसे जब वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर US ने क्या किया कि उसने जो थी वो DDT के इस्तेमाल को कहा कि DDT इस्तेमाल की जाए ताकि हाउस फ्लाइज जो है उनको हाउस फ्लाइज जो है उनको कम किया जा सके। तो हाउस फ्लाइज के लिए DDT को इस्तेमाल किया जाए। DDT इज़ एन इंसेक्टिसाइड डाईथाइल डाईफिनाइल डाईक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये है DDT, एक इंसेक्टिसाइड के जिससे हाउस फ्लाइज को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया। पहले शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हाउस फ्लाइज थी उन्होंने खुद को उसके लिहाज से अडाप्ट कर लिया, खुद के अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर ली उस इंसेक्टिसाइड के ख़िलाफ़। और इस तरह अब वो जो है हर कहीं हमें जो है हाउस फ्लाइज नज़र आती हैं, क्योंकि उन्होंने उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हासिल कर लिया, उन्होंने उसके लिहाज से खुद को मॉडिफाई कर लिया है। नेक्स्ट नंबर पर आ जाती है फ़्लाइट। अब फ़्लाइट की बात करें तो फ़्लाइट जो है ना, इसने इंसेक्ट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो क्या एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड किया है। एफिशिएंसी किस तरीके से कि एक तो वो प्रीडेटर से एस्केप कर सकती हैं, एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स, उससे एक तो उसके लिए इसने हेल्प की है। उसके बाद अगले नंबर्स और ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना। बेशक लास्ट वन इज़ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की बात करें तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है जो इंसेक्ट्स हैं ना, इनकी जो लाइफ साइकिल होता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, लाइफ साइकिल शॉर्ट है। उसके अलावा इनकी जो बहुत ज़्यादा ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड नंबर पे कि इनके अंदर इनकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ों ने इन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह बहुत ज़्यादा ये फीमेल्स जो हैं वो फीमेल्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो ये लार्ज नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती हैं इन 3 बेसिक करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे, जो कि मैंने बताया कि एक तो इनका लाइफ साइकिल शॉर्ट है, और सेकेंड नंबर पे एक तो इनका लाइफ साइकिल शॉर्ट है, सेकेंड नंबर पे इनके बहुत ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करती हैं, और फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बेसिस पे बहुत ज़्यादा ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थी डिफरेंट के स्मॉल बॉडी साइज़ ने अडेप्ट करना खुद को, और उसके फ़्लाइट और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो इन चार रीजंस ने इन्हें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लैंड के ऊपर जो है वो लिव करने के लिए लैंड पे रहने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया आर्थ्रोपोड्स को इन 4 रीज़न से भी। उसके अलावा हमने मेजर रीजंस को डिस्कस कर लिया था पहले ही। हमने मेजर रीजंस को 3 को डिस्कस कर लिया था पहले ही। तो ये थी डिफरेंट रीजंस जिसमें हमने मेजर रीजंस को भी डिस्कस किया और हमने माइनर रीजंस को भी डिस्कस कर लिया। तो ये थी आज की वीडियो, ये था आज का टॉपिक। अगर आपका इसके लिहाज से कोई भी क्वेश्चन है और अगर आपको इसके लिए डाटा भी चाहिए तो आप जो ईमेल है जो कि अबाउट में मेंशन है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम और FB पेज है, तो आप वहाँ पे जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस करती हैं इनका मटीरियल चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।